चलो बेटा स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी वक्त गवाए हुए। टोटल सेक्शन, टोटल सेक्शन एजीएम में कितने हैं वो हम देख लेते हैं। प्लीज बातें नहीं करना बिल्कुल भी, प्लीज नो टॉकिंग। एजीएम की सेक्शंस का डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल कितने सेक्शंस एजीएम के अंदर हैं? तो देखिए बेटा, सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा सेक्शन नंबर 96 से। सेक्शन 96 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोविजन ऑफ एजीएम। सेक्शन 96 के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोविजन ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 96। उसके बाद पढ़ेंगे हम सेक्शन नंबर 97। सेक्शन नंबर 97 में पावर है ट्राइब्यूनल के पास। अगर एजीएम कंपनी ने नहीं करी तो कोई भी मेंबर एजीएम के लिए ट्राइब्यूनल के पास जा सकता है। तो पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल एजीएम। सेक्शन नंबर 98, अगर सेक्शन नंबर 98 की बात करें तो पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स। सेक्शन नंबर 99 की अगर हम बात करें, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, सेक्शन 99। सेक्शन नंबर 100, कॉलिंग ऑफ EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सेक्शन नंबर 101, नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस किसका दिया जाएगा? मीटिंग का। सेक्शन नंबर 102, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सेक्शन नंबर 103, कोरम ऑफ मीटिंग, कोरम ऑफ मीटिंग। सेक्शन नंबर 104, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। किसकी बात हो रही है? चेयरमैन ऑफ मीटिंग। सेक्शन नंबर 105, प्रॉक्सी। इंपॉर्टेंट सेक्शन, प्रॉक्सी की यहां पे बात हुई है। सेक्शन नंबर 106, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। सेक्शन नंबर 107, वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सेक्शन नंबर 108, वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड।
voting through electronic mode. Section number 109, demand for poll. Section number 110, 110 postal ballot. Section number 111, circulation of members resolution. सेक्शन नंबर 112, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन अ मीटिंग. Section number 113, representation of corporation at meeting. Representation of corporation at meeting. Representation of corporation at meeting. उसी के साथ साथ सेक्शन नंबर 114, सेक्शन नंबर 114 ORSR, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन. सेक्शन नंबर 115, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. Resolution requiring special notice. Section number 116, resolution passed at adjourned AGM. Resolution passed at adjourned AGM. Section number 117, resolution and AGM to be filed. Resolution of AGM. AGM to be filed. Section number 118, minutes. Section number 119, inspection of minutes book. Section number 119, inspection of minute book. Section number 120, electronic mode maintenance. Section number 121, report on AGM. Section number 122, applicability of chapter 2 OPC. Applicability of chapter 2 OPC.
ये आपकी जर्नी रहेगी, ज़्यादा नहीं है, बस 122 तक सेक्शंस हमें एजीएम में पढ़ने हैं स्टेप बाय स्टेप। जितने टोटल सेक्शन थे एजीएम के मैंने आपके सामने रख दिए बिल्कुल खोल के कि टोटल इतने सेक्शन है। स्टेप बाय स्टेप सेक्शन वाइज सेक्शन हम चलेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसके बारे में मैं बता देती हूँ, और जब आप रिवाइज करोगे अपना एजीएम को रिवाइज करोगे तो आपको इसी सीक्वेंस पे पढ़ना है। जब आप अपना एजीएम का रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, 96 से लेके सेक्शन नंबर 122 तक, 96 से लेके सेक्शन नंबर 122 तक। उसी के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो सेक्शन नंबर 96 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसी के साथ सेक्शन नंबर 101, सेक्शन नंबर 101 भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 101 सेक्शन नंबर 100 भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों बैक टू बैक। अगर 100 में आप देखोगे ईजीएम और 101 में आप देखोगे नोटिस, दोनों ही सेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। उसी के साथ प्रॉक्सी का सेक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और उसी के साथ साथ एक सेक्शन है आपका ORSR का, सेक्शन नंबर 114। इसके ऊपर तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। उसी के साथ ये टोटल हमारी जर्नी रहेगी आज की क्लास की, जो हमें आगे बढ़नी है, इसमें पढ़ना है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछे जाने वाले सेक्शन है वो सेक्शन नंबर 96 है। इससे सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं। क्या हम स्टार्ट करें? क्या स्टार्ट करें बताओ? 96 नहीं पढ़ाना अभी, पहले बेसिक ऑफ एजीएम आपको पढ़ाऊंगी। इस पूरे चैप्टर से एक बार रूबरू हो लेते हैं। जब इस चैप्टर से एक बार रूबरू हम हो जाएंगे तो फिर चैप्टर हमारा जाना पहचाना हो जाएगा और हम इजीली पढ़ पाएंगे। करें स्टार्टिंग। देखो पहले तो मैं इसका बेसिक आपको समझाऊंगी, बेसिक क्या है। पेज नंबर कुछ नहीं है बेटा, बेसिक ये मेरी अपना इंटेलेक्चुअल है। कोई किसी ने चुरा लिया तो तरीका है मेरा। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर बहुत फेमस होते हैं ना, तो वो बेस क्रिएट अपने आप ही करते हैं, उसके बाद ऊपर की जो पॉलिशिंग होती है वो किसी और से कराते हैं। तो ये मेरा पर्सनल इंटेलेक्चुअल है, कैसे चैप्टर को साथ के आगे लेके जाना है। सुनो ध्यान से। पहला क्वेश्चन बड़े ही आराम से समझना सभी बच्चे, एजीएम, और एजीएम की फुल फॉर्म है एनुअल जनरल मीटिंग। बट सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आया, क्वेश्चन नंबर 1, इसको एजीएम क्यों बोलते हैं? देखो साल में एक बार होती है एनुअल, तो इसे जनरल मीटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सभी लोग कवर हो जाते हैं, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो उसका प्रॉक्सी हो, चाहे डिबेंचर ट्रस्टी हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, सभी लोग उस मीटिंग में बुलाए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया जनरल मीटिंग। पहली बात समझ में आई कि इसको जनरल मीटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली सभी लोग आते हैं तो इसलिए इसे जनरल मीटिंग बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एनुअल जनरल मीटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि साल में एक बार होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2, एजीएम क्यों की जाती है? एजीएम का क्या कारण है? एजीएम का उद्देश्य क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी इनकम का हिस्सा कंपनी में लगा रखा है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। उनको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, वो भी अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकें, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो साल में एटलीस्ट एक बार जाके पता लगा सकें कि कंपनी किस ट्रैक पे जा रही है, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, कंपनी ने कौन से नए बिजनेस स्टार्ट करे हैं, कंपनी ने कितना पैसा लगाया है और उस बिजनेस से कितना पैसा बचाया है। ये सभी जानकारी के लिए उसको बुलाया जाए और उसको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। इट मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग जो बनाए गए, एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर जो सेक्शन बनाए गए, सिर्फ अभी हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो खाली एजीएम नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे जनरल मीटिंग पढ़ेंगे। क्योंकि एक तो मुद्दा ये उठता है कि जिन लोगों ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है
उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट सेफगार्ड करने के लिए साल में एक बार बुलाया जा रहा है। परंतु कंपनी एक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पे जो उन डिसीजंस को लेने की पावर जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के पास है। मतलब कंपनी के अंदर जो पावर है वो दो तरीके से डिवाइड कर रखी है। कुछ काम की पावर तो दे रखी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इंडल्ज इन डे टू डे अफेयर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बिजनेस को आगे लेके जाते हैं और कंपनी के अंदर जो डे टू डे अफेयर्स हैं उन्हें मैनेज करते हैं। सम ऑफ द पावर्स आर गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द कंपनी एक्ट, और कुछ पावर्स की पावर दे रखी है शेयर होल्डर्स को। अब जो शेयर होल्डर्स को पावर दे रखी है, शेयर होल्डर्स जो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं वो करते हैं जनरल मीटिंग में, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं बोर्ड मीटिंग में। इट मीन्स वो पावर कहाँ पे एक्सरसाइज करनी है ये भी बताई गई है। तो डायरेक्टर्स के लिए परफेक्ट वर्ड इज बोर्ड मीटिंग एंड शेयर होल्डर्स के लिए परफेक्ट वर्ड इज जनरल मीटिंग। अगर कुछ काम, अब मुद्दा ये उठता है कि आप ये बताइए जिन लोगों ने पैसा लगाया वो उस पैसे की चेकिंग करने जा रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं उस पैसे का हिसाब लेने जा रहे हैं, और जो हिसाब बनता है वो साल में एक बार बनेगा। और हिसाब कब बनेगा? जब अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स बने तो अकाउंट्स क्या होंगे? क्लोज होंगे। अकाउंट्स क्लोज करे इतना ईमानदार कौन है? सही अकाउंट्स बनाए होंगे, विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनको पैसा दिया उन्होंने ही अकाउंट्स बनाए हैं, तो उस अकाउंट्स की ऑडिट कराई होगी। अब जब ऑडिट कराई होगी तो ऑडिट कराने में समय लगा होगा, तो तुम एक काम करो, तुम अकाउंट्स बना लो, तुम ऑडिट करा लो, और जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो जाए तब हमें बता देना। ये बात कौन बोल रहे हैं? शेयर होल्डर्स। इट मीन शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे लॉ मेकर ने जो कहा, कंपनी से बात बोली, देख कंपनी तू अपने पूरे साल बिजनेस कर। तुमने बिजनेस किया? हाँ जी हमने बिजनेस किया। तुमने अकाउंट्स अपने बही खाते तैयार कर लिए? हाँ जी हमने बही खाते तैयार कर लिए। अच्छा इनकी अब चेकिंग और करवा दो। कि चेकिंग कौन करेंगे? ऑडिटर साहब। ऑडिटर साहब ने चेकिंग भी कर ली। अब उनको लेके जाया जाता है कहाँ पे? जनरल मीटिंग में। लेकिन उससे पहले शेयर होल्डर्स को पता तो होना चाहिए कंपनी में होने क्या जा रहा है। उनको एक नॉलेज तो हो, उनको कुछ गाइडलाइन तो हो, उनको उसके बारे में पता तो हो। अब मुद्दा ये उठता है कि ऐसे कुछ काम निकाल लो जो हर साल होने हैं। तो इट मीन्स कुछ काम तो ऐसे हैं, कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो कंपनी में हर साल होते हैं और हर कंपनी में होते हैं, और कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कभी कभी होते हैं। तो जो काम हर साल होने ही होने हैं उनको तो एक काम कर लेते हैं, कहाँ डिस्कस कर लेंगे? जनरल मीटिंग में। क्यों? क्योंकि एक एक काम के लिए अब अलग अलग बार बार अगर कंपनी में शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा तो खर्चा तो शेयर होल्डर्स का ही होगा। क्यों? क्योंकि जब मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो नोटिस जाएगा, मीटिंग कंडक्ट होगी तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर प्रॉफिट कम होगा तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। तो ये तो किसकी पॉकेट पे बर्डन आया? शेयर होल्डर की। तो उन्होंने कहा देखो बार बार तो ये नहीं आ पाएंगे, साल के ऐसे 4 काम निकाल लेते हैं जो हर साल होने ही होने हैं, और वो चारों काम हम क्या डिस्कस कर लेंगे? जनरल मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। अब शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कंपनी ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया कि ठीक है चारों काम एक साथ कर लेंगे। अब वो जो 4 काम है उसके बारे में शेयर होल्डर को कुछ पता ही नहीं है। अब वहां पे जब जनरल मीटिंग में वो जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा क्या हम ये काम कर सकते हैं, येस और नो? तो शेयर होल्डर बोलेंगे येस, कुछ बोलेंगे नो, कुछ बोलेंगे येस। आप मुझे एक बात बताओ, किसी चीज के लिए हाँ ना हम तब करेंगे जब हमें उसके बारे में कुछ जानकारी हो। इसी चीज को ध्यान रखते हुए सेक्शन 136 बनाया। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, सेक्शन 101 बनाया। आप 101 रीड विद 136 पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा कि भैया ये जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सारी जानकारी आप हमारे घर भिजवा देना और एडवांस में भिजवा देना। अब एडवांस में कैसे? कि तुम नोटिस तो भिजवाओगे ना। नोटिस के लिए एक सेक्शन है 101, वो ये कहता है जिस दिन एनुअल जनरल मीटिंग होगी कम से कम उससे 21 दिन पहले आप हमें इन्फॉर्म करोगे। तो ये जिम्मेदारी किसकी सौंपी? कंपनी की। इट मीन्स कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे कि आपको 21 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। अब तुम नोटिस दोगे तो 136 भी साथ में देख लेना कि एक काम करना, नोटिस के साथ क्या भिजवा देना? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो 102 में है। यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवाए जाते हैं किसको? शेयर होल्डर्स को। तो इट मीन्स अब उसको पहले से ही पता चल गया। अब मुद्दा उठता है कि जनरल मीटिंग करेंगे जी हम, तो
जनरल मीटिंग रात के 12 बजे करेंगे और जंगल में करेंगे। आ जाओ शेयर होल्डर्स। इसके लिए लॉ मेकर ने कहा देखो इसके लिए हम नियम तय करेंगे, इसके लिए हम कानून बनाएंगे, क्योंकि यहाँ राइट तो दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन तो की जा रही है शेयर होल्डर्स को, लेकिन कंपनी इसका मिसयूज कर सकती है। किस तरीके से कि जब तक इसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी कुछ लॉज नहीं होंगे तब तक कंपनीज कंप्लाई, और कंपनी इससे बहुत बचेगी। कंपनी यही चाहेगी जिनसे पैसा लिया उनको कुछ बताना ना पड़े, बस उन्हें कोई हिसाब ना देना पड़े, क्योंकि जब वो हिसाब मांगेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा, और सच्ची और ईमानदार कंपनी होगी तो देगी, और झूठी और बेईमान कंपनी होगी तो हिसाब देने की कोशिश बस ये सोचेगी किसी भी तरीके से वो दिन निकल जाए। तो उन्होंने कहा देखो हम मीटिंग करेंगे, हाँ करेंगे, मीटिंग करेंगे हम अपने हिसाब से, हम मीटिंग करेंगे रात के 12 बजे, और हम मीटिंग करेंगे उस वो पुरानी जंगल में एक मकान पड़ा है ना खाली हवेली, उस पे करेंगे, आ जाना जिसमें हिम्मत हो तो। अब बताओ क्या शेयर होल्डर्स जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो लॉ मेकर ने कहा तुम डाल डालो तो हम क्या हैं, पात पात हैं, हम बताएंगे टाइम क्या होगा, हम बताएंगे समय क्या होगा, हम बताएंगे दिन क्या होगा, और किस जगह होगी ये भी बात हम ही डिफाइन करेंगे। तो इट मीन्स लॉ मेकर ने क्या सोचा होगा कि डे, डेट, टाइम, वेन्यू क्या हो सकता है। तो अब जब डे की बात उठी, जब टाइम की बात उठी, तो लॉ में ऑलरेडी बिजनेस आवर्स डिफाइन है कि देखो मीटिंग करने का एक तरीका होना चाहिए। मीटिंग होगी बिजनेस आवर्स में, जब मीटिंग बिजनेस आवर्स में होगी तो इट मीन्स बिजनेस आवर्स स्टार्ट होते हैं सुबह 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक। तो इट मीन्स इसके बीच में आप मीटिंग कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन मार्क आया कि अच्छा ये बताओ डे कौन सा होगा एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, कि दिन कुछ भी हो सकता है, बस नेशनल हॉलीडे नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? अब नेशनल हॉलीडे की अगर हम बात करें तो मुद्दा ये उठता है कि नेशनल हॉलीडे कहाँ डिफाइन है। तो नेशनल हॉलीडे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिफाइन है, और उसमें ये बोला जो छुट्टी गवर्नमेंट ने डिसाइड करी वो सारी किस में आ जाएंगी, नेशनल हॉलीडे में। अब क्वेश्चन ये उठता है मैम एक पब्लिक हॉलीडे भी होता है, तो वो दोनों एक ही बात है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग हैं। नेशनल हॉलीडे गवर्नमेंट डिफाइंड छुट्टियां होती हैं और वो सब छुट्टियां नहीं होती। जैसे एग्जांपल देके बताऊं मैम, जैसे कि 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, ये सारी क्या है, नेशनल हॉलीडे। तो इट मीन्स दिन भी इन्होंने तय कर दिया कि नेशनल हॉलीडे के दिन एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होगी। अब जगह की बात उठी कि किस जगह करोगे, तो उन्होंने कहा जगह देखो आप जहां आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां करनी है, या फिर उसी के आसपास की सिटी, टाउन और विलेज में आप कर सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस के आसपास ही सिटी, टाउन और विलेज। रजिस्टर्ड ऑफिस का मुद्दा यहाँ पे इसलिए उठा है, इसीलिए आप इसी से पॉइंट से अगर कनेक्ट करो तो जब कोई कंपनी अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो इस पे ऑब्जेक्शन उठ जाता है और इस पे आरडी तक की परमिशन ली जाती है, शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाती है। क्यों? क्योंकि देखो मीटिंग कहाँ होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस में, और रजिस्टर्ड ऑफिस तुम स्टेट चेंज कर रहे हो तो शेयर होल्डर्स तो पहुंच पाएंगे नहीं, उनका तो खर्चा ज्यादा आएगा, तो पहले उनसे पूछ लो, तभी जाके क्या करना, रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना। तो रजिस्टर्ड ऑफिस के प्रोविजन भी आप पढ़ते हो। तो इट मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस पे, और या फिर उसके अलावा किसी सिटी, टाउन या विलेज में। अब मुद्दा उठता है ये कि मैम ये सिटी, टाउन, विलेज क्यों उठाई इन्होंने? इसलिए उठाई, मान के चलिए हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रेमाइसिस है और इसमें कुल 300 लोग आ सकते हैं, या 400 आ सकते हैं, 500 आ सकते हैं, और कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो थाउजेंड्स में है। पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, और मीटिंग तो हर किसी कंपनी को करनी है। तो जगह अगर रजिस्टर्ड ऑफिस होती तो एक के ऊपर एक बिठाया जाता, एक बैठ जाओ, फिर उसके ऊपर पैर डाल के ऊपर बैठ जा, तू मेरे ऊपर बैठ जा, तू मेरे ऊपर बैठ जा, पर होगी रजिस्टर्ड ऑफिस पे। बात समझ रहे हो? इट मीन्स लोने का देखो प्रैक्टिकल सोचो, कुछ प्रैक्टिकल ये है कि सिटी, टाउन और विलेज, इट मीन्स प्रेमाइसिस बड़ा लेना चाहो, ग्राउंड लेना चाहो, तो आप वहां पे भी जनरल मीटिंग कर सकते हो। अब हुआ क्या कि जनरल मीटिंग करनी है जी, जनरल मीटिंग करेगा कौन? कि कोई भी कर देगा, कंपनी में से जो चाहे वो जनरल मीटिंग कर सकता है। इट इज नॉट वैलिड। जो जनरल मीटिंग करने की पावर है वो किसी ऑथराइज पर्सन के पास होनी चाहिए। ऑथराइज पर्सन हम बोल नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जो चलती है ऑन बिहाफ, डायरेक्शन किसकी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जनरल मीटिंग बुलाने की जो पावर है, कॉल करने की पावर है, या कोई भी मीटिंग करने की पावर है, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इट मीन्स एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो जनरल मीटिंग होगी आपकी, जनरल मीटिंग में कहीं ना कहीं जो कॉल करेंगे वो कौन होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रॉपर्ली कन्वेंड होनी चाहिए। प्रॉपर्ली कन्वेंड कैसे? जैसे कि नोटिस इशू कर रहे हैं, बुला रहे हैं ना जनरल मीटिंग में। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। मान के चलिए किसी की शादी है और उसने शादी से एक दिन पहले आपको चिट्ठी भिजवाई, फोन किया कि ऐसा है मेरी कल शादी, आ जाना। आप बताओ जाओगे? क्या बोलोगे? दिमाग खराब है तेरा, तू ही चला जा, मुझे नहीं जाना।
मैंने अभी कपड़े नहीं खरीदे, मैंने अभी ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये तो फॉर्मेलिटी हो गई ना, फॉर्मेलिटी हो गई ना। अगर एक दिन पहले, शादी से पहले कितने दिन पहले बताया जाता है? 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, इस तरीके का प्रावधान होता है ना। और कोई कोई तो बिना कार्ड के मानता ही नहीं है, बोलता है कार्ड तो देने आए ही नहीं, चाहे तुमने कितनी बार फोन कर दिया। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इसीलिए यहाँ पे टाइम डिफाइन है कि अगर तुमने 21 दिन का कम नोटिस दिया तो भी वैलिड मीटिंग नहीं है, अगर प्रॉपर बोर्ड ने नोटिस नहीं दिया, कंडक्ट नहीं करवाई, तो भी मीटिंग नहीं है। अब मुद्दा ये उठता है, मान के चलिए 2 मेंबर आ गए मीटिंग में, अब मीटिंग होनी शुरू हो गई, 2 मेंबर आ गए, टोटल जितने भी मेंबर्स थे उसमें से 2 या 3 मेंबर आए, तो चलो 3 आ गए बस बहुत है, मीटिंग स्टार्ट कर दो, तो क्या मीटिंग हो जाएगी? इट मीन्स कुछ मिनिमम मेंबर तो आने चाहिए, यस और नो। तो वो जो मिनिमम मेंबर का प्रावधान है उसे इन्होंने एक टेक्निकल शब्द का नाम दिया कोरम, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्या हर एक शेयर होल्डर एक कंपनी से अधिक में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो कंपनी की तो हर किसी की एजीएम होगी, क्या उसके घर में कोई फंक्शन वगैरह भी हो सकते हैं? तो कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर चाहकर भी मीटिंग में अटेंड नहीं हो पाता। अब जब वो मीटिंग में अटेंड नहीं हो पा रहा तो कोई ऑल्टरनेटिव प्रोविजन निकालो। तो लॉ मेकर ने इसके लिए एक और प्रोविजन निकाला, उन्होंने कहा कि अगर खुद नहीं जा पा रहा तो इसके बिहाफ पे किसी और को भेज देते हैं और उसको बोला जाएगा प्रॉक्सी, तो प्रॉक्सी भी मीटिंग में जा सकता है। अब एक दिन ऐसा हुआ, पूरा समझ लो, पूरे चैप्टर का सार समझ लो, फिर चैप्टर आपको कुछ नहीं लगेगा। अब एक दिन हुआ क्या कि प्रॉक्सी साहब भी पहुंच गए और मेंबर साहब भी पहुंच गए। अब मुद्दा ये उठता है कि प्रॉक्सी की वोट मानी जाएगी या मेंबर की वोट मानी जाएगी। तो उन्होंने कहा अगर प्रॉक्सी ने वोट को एक्सरसाइज कर दिया तो मेंबर की वोट कुछ नहीं होगी, लेकिन आप दोनों पहुंच गए और प्रॉक्सी ने अपनी वोट एक्सरसाइज नहीं करी तो आपको एंटाइटल कर दिया जाएगा। अब मुद्दा ये उठता है कि प्रॉक्सी जो अपॉइंट करेंगे मीटिंग में, जो पर्सन का नाम बताएंगे कि हमारी तरफ से ही आएगा, वो कितने दिन पहले बताना है? क्या मैं जाते जाते जा रहा था मीटिंग में से पहले कंपनी को एक नोटिस देगा, सुनो कंपनी लो पकड़ो नोटिस, मेरी जगह ये आएगा, क्या कंपनी मैनेज कर पाएगी? तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, किस किस से पहले, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ दिन पहले तो आप कम से कम जमा करोगे ना प्रॉक्सी, हम लिस्ट बनाएंगे उस हिसाब से, क्योंकि प्रॉक्सी फॉर्म आ जाएगा हमारे पास तो हमें पता चल जाएगा इतने लोग प्रॉक्सी आ रहे हैं, आप उनके आईडी वगैरह चेक कर सकते हैं। लॉ में करने का तुम टेंशन मत लो, क्योंकि अगर कंपनी अपने हिसाब से ये टाइम डिसाइड करती तो कोई कुछ करता कोई कुछ करता। लॉ ने का इसका टाइम है 48 आवर्स बिफोर द डेट ऑफ एजीएम, 48 घंटे पहले। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज हो गया कि अगर 48 घंटे पहले का टाइम है क्या जमा करने का? प्रॉक्सी। तो क्या ये 48 घंटे से कम हो सकता है? लॉ में लिखा है 48 घंटे, तो क्या ये 48 घंटे से कम हो सकता है? क्या 48 घंटे से ज्यादा हो सकता है? अच्छा अब देखो, तुम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा। आपको पता है सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कि मेरी तानाशाही है, सुन लेना ध्यान से, सेक्शन 6 क्या कहता है? मेरी तानाशाही है, अगर एमओए और एओए ने मेरे को ओवरराइड करने की कोशिश करी तो मैं आग लगा दूंगा। आग मतलब वो प्रोविजन क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड। याद है सेक्शन नंबर 6? 48 घंटे किसमें लिखे हैं? लॉ में। लेकिन उसका दूसरा पहलू सेक्शन नंबर 6 का देखिए, सेक्शन नंबर 6 के दूसरे पहलू की ओर अगर हम जाएं तो उसमें एक बात और लिखी है कि अगर कोई भी प्रोविजन ऐसा है जो शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हो, हालांकि कंपनी एक्ट को ओवरराइड कर रहे हैं लेकिन प्रोटेक्शन किसकी है? शेयर होल्डर्स की, तो वो प्रोविजन वैलिड हो जाएगा। बट देखा जाए तो वो किसे ओवरराइड कर रहा है? कंपनी एक्ट को। तो किस कंडीशन पे वैलिडिटी मिलेगी? चेक करना है आइदर दिस प्रोविजन इज इन द फेवर ऑफ शेयर होल्डर्स और नॉट। अगर है तो प्रोविजन इज वैलिड और नहीं है तो इनवैलिड। अब एक कंपनी ने क्या किया, सुन लो सारे बच्चे, अगर तुमने मेरे को ध्यान से सुन लिया ना तो मैं आपको ईमानदारी से कह सकती हूँ सेक्शन खत्म है। मैंने सेक्शन को इंटरकनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? सेक्शंस को, मतलब पॉइंट बाइज पॉइंट सेक्शन आपस में क्या कर दिए? इंटरकनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक साथ सारे पढ़ लोगे। और अगर आपने इसे ध्यान से सुन लिया तो एजीएम आपका पक्का हो जाएगा आज ही। अब अगली बात हम क्या कर रहे थे? लॉ की बात कर रहे थे। हमने कहा कि 48 घंटे का टाइम दिया प्रॉक्सी फॉर्म जमा करने का। अब एक कंपनी ने क्या दिमाग लगाया, जो मैं बता रही हूँ एग्जाम का क्वेश्चन है, उसने कहा हमारे यहाँ पे जो समय सीमा है प्रॉक्सी फॉर्म जमा करने की वो कम से कम 60 घंटे है, मतलब 60 घंटे पहले आपको जमा करना पड़ेगा।
तो आप अभी तो कह रहे थे, अभी तो आपने कहा था कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी ने ऐसा प्रावधान अपने यहां करा और दो लड़के पहुंचे, एक पहुंचा दौड़ा दौड़ा राम, एक पहुंचा शाम, उन्होंने फॉर्म जमा करा 50 घंटे में, उन्होंने कहा प्रॉक्सी इज इनवैलिड। वो पूछने लगे जी क्यों, कि टाइम हमारे यहाँ 60 घंटे पहला है। तो क्या ये चीज सही है? वो बेचारे वापस लौट के आ रहे हैं, लौट के बुद्धू घर को आई, जान बची। तो अब उन्होंने कहा दिस इज नॉट इनवैलिड बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ प्रीति सिंह क्लासेस एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ, टाइम इज 48 आवर्स एंड सेक्शन नंबर 6 ने हमारी प्रोटेक्शन करी है कि आर्टिकल में आप कोई ऐसा प्रोविजन नहीं डाल सकते जो हमारे इंटरेस्ट को क्या करे, अफेक्ट करे। आप 48 घंटे से कम कर सकते हो, पर 48 घंटे से ज्यादा, इट मीन्स यहां पे द कंटेंशन ऑफ कंपनी इज इनवैलिड। अगर उसने इससे ज्यादा लिख भी दिया ना, आर्टिकल्स में कहीं भी लिखा, तो मान लिया जाएगा 48 घंटे। तो इट मीन्स यहां पे प्रोविजन ओवरराइड करता है किसको, कंपनी एक्ट को, लेकिन वैलिड है। रीजन 48 घंटे से समय अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं किसके फेवर में है, बट उसको आपको लिखना पड़ेगा, वो भी आपको कहां मेंशन करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में। वैलिड होगा, रीजनिंग मैंने आपको साफ दे दी। अब मुद्दा ये उठता है जो प्रॉक्सी है तो हीरो बनेगा वहां जाके, कहां, एजीएम में, ये तो अपनी हीरोपंती दिखाएगा, किसी भी चीज में कूदने लगेगा, मैं। तो लॉ ने कहा एक मिनट शांत, डिसेबिलिटी है तुम्हारी, क्या, कि तुम्हें किसी भी मुद्दे पे बोलना नहीं है, बोलने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। अब बेचारा प्रॉक्सी बहुत सीधा साधा बच्चा था, कुछ बच्चे बहुत सीधे होते ना, एकदम चुप रहने वाले, एकदम गाय की तरह। अब क्या हुआ, उसमें डिसेबिलिटी क्या है उनकी, कि वो बोल नहीं सकते। अब यहां पे क्या हुआ, उनको बहुत तेज प्यास लग रही थी। अब एक पानी पिलाने वाला पानी पिला रहा था, और उन्हें पहले बता दे तुम्हारी डिसेबिलिटी क्या है कि तुम, यू हैव नो राइट टू स्पीक। अब वो पानी वाला जैसे जा रहा था उससे, अब वो पानी भी ना मांगे, क्यों, क्योंकि उसे क्या बोला कि यू हैव नो राइट टू स्पीक। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्या लगाना पड़ेगा, कि यहां पे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन करोगे, लिबरल कंस्ट्रक्शन करोगे, बताइए कौन सा कंस्ट्रक्शन करोगे, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन या लिबरल। इट मीन्स भैया तुझे वॉशरूम जाना है तो उसके लिए करता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तुम उसे बोल के क्या कर सकते हो, पानी पी सकते हो, जा सकते हो, बट यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग। अब बात आई, मीटिंग शुरू होगी जी। अब मीटिंग जब स्टार्ट होगी तो मीटिंग का सबसे पहली बात तो, मीटिंग बुलाई किसने, जल्दी जल्दी बताओ, मीटिंग बुलाई किसने, ठीक है जी, मीटिंग बुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, तो मीटिंग वैलिड है। अच्छा, प्रॉपर नोटिस दिया था, कि ये प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है, मतलब प्रॉपर नोटिस की हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर नोटिस का मीनिंग भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो इन्होंने कहा प्रॉपर नोटिस का जो मीनिंग है वो सेक्शन 101 में लिखा है जी, क्या, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज। दो बातें क्लियर होगी। तीसरी बात हमने कहा कि जो मीटिंग, अब जनरल मीटिंग स्टार्ट होगी, अब जनरल मीटिंग में हमने दूसरों को भी अधिकार दे दिया, दूसरों को किसको, प्रॉक्सी को भी। इट मीन्स प्रॉक्सी भी आ सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी को की कुछ डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि डिसेबिलिटीज क्या, नो राइट टू स्पीक इन द मीटिंग। अब मीटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि मीटिंग में होगा क्या और होगा कैसे। सुनिए ध्यान से, क्या क्या काम होगा और कैसे कैसे होगा। पूरे कंपनी एक्ट के अंदर कुछ भी करने के लिए दो प्रकार के रिजोल्यूशंस हैं, दो तरीके के रिजोल्यूशन है, एक है ऑर्डिनरी और एक है स्पेशल। क्या क्या है, एक है ऑर्डिनरी और एक है स्पेशल। अब ये जो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, इसमें ये बोलते हैं कि अगर 51%, मतलब जितने अगेंस्ट हैं, अगर फेवर में उससे एक भी ज्यादा हो गया ना तो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। मैम कोई एग्जाम्पल देके बता दो, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल ले रही हूं। मान के चलिए 12 मेंबर हैं और 12 में से जो फेवर में है या जो अगेंस्ट ले लेते हैं पहले, मान के चलिए जो अगेंस्ट है वो 5 है और जो फेवर में है वो 7 है, रिजोल्यूशन पास। कि जितने अगेंस्ट में है, आपको ये नहीं, अब ये नहीं चेक करना, अब ध्यान देना मेरे इस बात पे, मैं आपको एक एक सेक्शन बता रही हूं, सेक्शन नंबर 114 पढ़ा रही हूं इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली बता नहीं रही हूं कि ये सेक्शन 114 है, बस ऐसी कहानी टाइप में मैं आपको समझा रही हूं। तो इट मींस 96 के साथ मैंने आपको 114 कनेक्ट कर दिया, मैंने 101 कनेक्ट कर दिया। अब सुनिए ध्यान से, मैंने प्रॉक्सी का सेक्शन भी कनेक्ट कर दिया। अब सुनो अगली बात, अब मुद्दा क्या उठता है, हमने यहां पे क्या बात करी कि रिजोल्यूशन की बात हो रही है। अब कुछ ऐसे लोग यहां पे बैठे हैं, रिजोल्यूशन कितने तरीके से पास हो सकता है, दो, एक तो कौन सा है ऑर्डिनरी और दूसरा कौन सा है स्पेशल।
अब जो ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन है, इसे पास करने के लिए क्या चेक करना है? इसे पास करने के लिए चेक करना है, अब इस बात पे ध्यान देना क्योंकि ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है और मुझे पता है 95% बच्चे इसे गलत करके आते हैं। रीजनिंग है, मैं दूंगी अभी। आपकी सबसे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? 51% से ना। देखो मैं यही प्रूफ करके दिखाऊंगी कि क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं, प्रूफ करके दिखाऊंगी यही फैक्ट। क्या बोला आपने, क्या सुना? 51%। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल देना, मैं एग्जाम्पल रख रही हूं आपके सामने, क्या होता है फिर बताओ। अब मैं आपको इस सामने एक एग्जाम्पल रखती हूँ, ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ये रखा कि टोटल मेंबर्स आर 12। टोटल मेंबर कितने हैं? 12। 2 मेंबर्स आर एब्सटेन फ्रॉम मीटिंग, आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, क्लियर होगी बात? नाउ कितने बचे? 10। ओके, नाउ 5 मेंबर्स, या बोल सकते हैं 5 मेंबर्स ने जो वोट दिया है, 6 मेंबर्स फेवर में और 4 मेंबर्स अगेंस्ट में। रिजोल्यूशन पास? रिजोल्यूशन पास? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स? फेवर में कितने? कितने बच्चे कहते हैं रिजोल्यूशन पास हो गया? हाथ उठा दो सच्ची सच्ची ईमानदारी से, मैं आपको कोई यहाँ पे जलील नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसी एक फैक्ट प्रूव कर रही हूँ। कितने बच्चे कहते हैं रिजोल्यूशन पास हो गया? टोटल नंबर ऑफ मेंबर 12 थे और फेवर में कितने हैं? 6। हाथ उठाओ पूरा ऊपर तक जितने बच्चे कह रहे हैं। हाँ बताओ। देखो बेटा, जिन बच्चों ने बताया नहीं बताया मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपको एग्जाम में, एग्जाम का क्वेश्चन ही है, फंसाने के लिए दिया था। आपको एग्जाम में ये नहीं चेक करना कितने नंबर आए हैं या कितने मेंबर आए हैं, ये देखना ही नहीं। मैं क्रक्स बता रही हूँ आपको, ये देखना ही नहीं कितने मेंबर्स आए हैं, आपको बस ये देखना है कितने अगेंस्ट हैं। सुनो ध्यान से, चेक क्या करना है बस, अगेंस्ट कितने और फेवर में कितने हैं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो 2 मेंबर्स तो है ही नहीं, हमें चेक क्या करना है, अगेंस्ट कितने और फेवर में कितने हैं, पास। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए हैं ये हमें चेक करना है, अगेंस्ट कितने और फेवर में कितने। गॉट द पॉइंट? तो ये सेक्शन नंबर 114 से एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब एसआर भी सेम प्रोविजन है, एसआर का भी सेम ऐसी है, 4 अगर अगेंस्ट में तो 12 किस में होने चाहिए, फेवर में, तभी जाके आपका रिजोल्यूशन क्या होगा, पास होगा। अब अगला प्रश्न उठता है कि मैम आप एक बात बताओ, हम कंपनी सेक्रेटरी कल को बनेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस काम के लिए और चाहिए और किस काम के लिए एसआर चाहिए, है ना काम की बात। सुनो ध्यान से, मैम हम एक बात बताओ, हमारा माइंड ही तो है, मान के चलो हम 70,000 ले रहे हैं, 80,000 ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ पढ़ने का क्या फायदा हुआ अगर हम ये नहीं पता लगा सकते कि किस काम के लिए, किस बिजनेस के लिए हमें ऑर्डिनरी चाहिए और किस बिजनेस के लिए हमें स्पेशल चाहिए। हमें कुछ क्रक्स बता दो आप, बिल्कुल क्रक्स सुनो ध्यान से। क्रक्स ये है कि ऐसे 4 काम है जो हर साल होने ही होने हैं, ऐसे 4 काम है जो हर साल होने ही होने हैं। अगर वो 4 काम है तो उनके लिए हमेशा ऑर्डिनरी चाहिए। ऑर्डिनरी क्यों? क्योंकि वो तो हर साल होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, कुछ गेस्ट आपके ऐसे हैं जो हर साल आते ही आते हैं, ऑर्डिनरी है तो गिफ्ट एक जैसा दोगे। कुछ गेस्ट ऐसे हैं जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी मतलब एक्सेप्शनली पहली बार आए हैं, तो आप क्या उन्हें 50 रुपए दे दोगे? नहीं, बताओ ना खुद से सोच के, एक्सेप्शनली आए हैं, आप उनको वैसी वाली सब्जी दे दोगे जैसे रूटीन गेस्ट आते हैं उनको दोगे? क्या बोले, अरे यार आज वाले मेहमान आ रहे हैं, आज बढ़िया वाली 4 सब्जी बनानी है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। समझो ना मेरी बात। तो 4 काम तो ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी हैं और 4 को छोड़ के हर 5वां काम स्पेशल है। सुनिए ध्यान से, अगली बात, 4 काम ऐसे हैं और 4 को छोड़ के हर 5वां काम क्या है, स्पेशल है। अब अगली बात सुनना, हालांकि मैं लिखवाऊंगी, ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, हमेशा और हमेशा ऑर्डिनरी चाहिए।
कुछ नहीं सोचना, तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने सीधा क्रक्स निकाल रखा है। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए सिर्फ क्या चाहिए, और स्पेशल बिजनेस के लिए, अब सुनना ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसे जो रटने वाले बच्चे ध्यान दें, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। स्पेशल बिजनेस के लिए जनरली आपका स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, जनरली मैंने वर्ड क्या यूज किया, जनरली स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए। एक्सेप्शनली आपका ऑर्डिनरी भी हो सकता है, एक्सेप्शनली क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है। अब हम गेम खेलें इसके ऊपर, पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। फिर चिड़िया उड़ खेलेंगे, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, हमने कहा दो तरीके की बिजनेस। देखिए पहली बात तो ये समझ लो, अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, और ये चैप्टर अभी मैं स्टार्ट करूंगी भी नहीं जब तक पूरा एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ा ना दूं। जब जनरल मीटिंग से आप रूबरू हो जाओगे उसके बाद में चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। इसीलिए मैंने इसको होल्ड कर रखा था कि बाबुल की दुआएं धीरे धीरे देंगे कंपनी लोग को, हमारा बिल्कुल नजदीकी बच्चा है ये, है ना, इसको धीरे धीरे भेजेंगे। सुनिए ध्यान से, इट मीन्स हमने यहाँ पे क्या कहा कि 4 काम के लिए, आवाज आनी चाहिए, 4 काम के लिए हमेशा कौन सा रिजोल्यूशन चाहिए, आवाज नहीं है भैया, जोश नहीं है, 4 काम के लिए क्या चाहिए, अच्छा 4 को छोड़कर हर 5वां काम क्या है, क्या है, बिजनेस। 2 तरीके के हो गए, वन इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस, अदर वन इज अ स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस के लिए जनरली स्पेशल, एक्सेप्शनली ऑर्डिनरी। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, या पहले मैं बता देती हूं फिर आपसे पूछूंगी, चिड़िया उड़। मैंने कहा कि जनरल मीटिंग हर साल होनी है, जनरल मीटिंग हर साल होनी है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस तो जनरल मीटिंग में डिस्कस होंगे ही होंगे। कौन सी वाली में, एजीएम में। किस में, कभी कभी स्पेशल भी हो सकते हैं। तो ऑर्डिनरी तो 4 ही है, और 4 को भी अगर याद करना चाहते हो तो अभी के लिए याद कर लो, अड्डा। क्या याद कर सकते हैं, और अड्डा को छोड़ के 5वां काम स्पेशल है, अड्डा को छोड़ के 5वां काम क्या है, और 5वें काम के लिए हमें चेक करना है ज्यादातर क्या पास होता है, स्पेशल, और एक्सेप्शनली क्या होता है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं दूसरा मुद्दा उठाती हूं, एक और मीटिंग होती है जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या बोलते हैं उसे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तब होती है जब कोई काम एजीएम में नहीं हो पाया, तो हमने क्या करनी पड़ी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब पूछूं मैं आपसे, ओके, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस ईजीएम में डिस्कस हो सकते हैं, एक मिनट, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस ईजीएम में हो सकते हैं, ओके। क्या ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ईजीएम में पास हो सकता है, जल्दी जल्दी बताना, सोच सोच के नहीं, ऐसी रिजोल्यूशन ईजीएम में पास हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस हो सकते हैं ईजीएम में, नहीं हो सकते। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो सकता है, हो सकता है, पक्का। आप बताओ, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, स्पेशल बिजनेस डिस्कस हो सकते हैं ईजीएम में, अच्छा। आप बताइए आप बताइए, ऑर्डिनरी बिजनेस ईजीएम में हो सकते हैं, ऑर्डिनरी बिजनेस ईजीएम में हो सकते हैं, स्पेशल बिजनेस हो सकते हैं, एसआर पास हो सकता है ईजीएम में, ओआर हो सकता है। आप बताओ, इस बार ऐसे हाथ करके खड़े हो जाना, ठीक है, हाँ ऐसे हाथ खड़े होगे, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ प्लीज नो डिस्कशन, जो आंसर गलत देगा उसे पूरी क्लास ऐसे करके मारेगी, ध्यान रखना देख लेना, हाथ नहीं बचेंगे इतने सारे बच्चों के जब हाथ पड़ेंगे। हाँ बताओ बेटा, हाथ ऐसे कर लिए, हाँ ठीक है कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और बैक टू बैक आंसर देना है, ठीक है। एजीएम में एसआर हो सकता है, एजीएम में एसआर हो सकता है, ओआर हो सकता है, ओआर हो सकता है। स्पेशल बिजनेस हो सकते हैं एजीएम में, नहीं हो सकते। ऑर्डिनरी हो सकते हैं, हाँ, स्पेशल नहीं हो सकते वो बेचारी इतनी शॉक्ड हो गई कि इतने बच्चे अगर मुझे मारने लगे तो मेरा भूत बना देंगे, है ना चलिए इस बार धीरे धीरे बड़े आराम से सुनो। अच्छा एक बार और अब मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। पीछे बैठे वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे जो बैठे हैं, आप मुझे इधर बराबर में, आप मुझे एक बात बताना, ईजीएम में एसआर पास कर सकते हैं, ओआर, ओआर कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिजनेस, हाँ, और स्पेशल बिजनेस, अच्छा ओके। इट मीन्स यहां से क्रक्स निकल के आया। इधर देखो बेटा, मैडम तो मैं हूं ना,
उन्हें देख रही हो, उन्हें तो खुद ही नहीं पता, वो तो खुद ही पढ़ने आई है। और उनसे वो पढ़ने के बाद एक बार और पूछोगे ना तो भी समझ नहीं आएगा। इसके लिए ये लॉ है, ये कोई इंग्लिश नहीं है। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग हा हा, ना 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 ये बेटा लॉ है, इसमें नहीं। इसे जितनी बार पढ़ोगे उतना नया कुछ मिलेगा। आज भी 3 घंटे पढ़ के आई हूँ मैं सुबह, ठीक है। तो इसे जितनी बार पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जितनी देर आप जितना एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ा होगा ना, उतना मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, और हर बार कुछ ना कुछ मिलता है। तो मेरे पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो, उम्र पे मत जाओ, तजुर्बा अच्छा है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, उसमें ऑर्डिनरी बिजनेस तो होते ही होते हैं, साथ में अगर कोई स्पेशल काम करना है, जैसे नाम चेंज करना है, तो वो भी हो सकते हैं, ठीक है। एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कोई ऐसा काम बीच में आया कि जो एजीएम में नहीं हो पाया, तो एक्स्ट्रा मीटिंग बुला लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और हमेशा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल बिजनेस डिस्कस होंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस नहीं होंगे। लेकिन अगली बात, ईजीएम के अंदर एसआर भी पास हो सकता है और ओआर भी पास हो सकता है। पर मैम इसका रीजन बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पेशल बिजनेस के लिए जनरली एसआर पास होता है, एक्सेप्शनली ओआर पास होता है। तो क्रक्स क्या निकला कि ईजीएम में एसआर भी हो सकता है और ईजीएम में ओआर भी हो सकता है। अब सब बच्चों को समझ में आ गई बात। अब मुद्दा ये उठता है कि मान के चलो कोई जनरल मीटिंग हुई और जनरल मीटिंग कंडक्ट होनी थी, लेकिन मजा आ रहा है ना आपको, बिना कुछ लिखे सब कुछ एकदम ऐसे, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मैं नरेंद्र मोदी और आप मेरी जनता हो। ओहो, सुनिए ध्यान से। इट मीन्स अगर हम जनरल मीटिंग की बात करें, जनरल मीटिंग जो ड्यूटी लगाई वो किसकी थी, मतलब जनरल मीटिंग कंडक्ट कौन करवाएगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान के चलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं कराई, राइट किसके अफेक्ट हुए, शेयर होल्डर्स के। अब के शेयर होल्डर्स खुद जाके तांडव करेंगे, उनके पास तो पावर है नहीं, तो वो चलेंगे किसके पास, ट्राइब्यूनल के पास। तो फिर ट्राइब्यूनल के हिसाब से मीटिंग होगी। अब मान के चलो अब ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया मीटिंग का, इट मींस ट्राइब्यूनल जो ऑर्डर देगी वो किस चीज का देगी, मीटिंग का ऑर्डर देगी। किसके कहने पे दिया, मेंबर के कहने पे दिया। ओके, ट्राइब्यूनल यहां तक कर सकती है, इवन जितने भी मेंबर प्रेजेंट है ना, उनके बेसिस पे ही मान लेगी कोरम है। मैम ये कोरम शब्द क्या था, कि मीटिंग होने के लिए कम से कम कुछ लोग प्रेजेंट होने चाहिए, और उसकी एक लिमिट होती है, 5, 10, 15, 20, 30 जो भी है। अगर वो लिमिट पूरी भी नहीं हो रही ना, तो भी मान लिया जाएगा लिमिट पूरी हो गई और मीटिंग हो गई, और अब कंपनी चिल्लाएगी हमारी मर्जी के बिना, रात गई बात गई, इस रात की सुबह नहीं। अब ये पावर ट्राइब्यूनल के पास कहां से आई, ये पावर जो ट्राइब्यूनल को दी, ये दी अंडर सेक्शन 97 कि ट्राइब्यूनल क्या कर सकती है, अगर एजीएम नहीं हो पाई तो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, ईजीएम कर सकती है। अब कुछ बच्चे कहने लगे मैम हम कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी के, और हमें नहीं करनी एजीएम, हम नहीं कर पा रहे, या हमसे नहीं हो पा रही, ड्यू डेट में नहीं हो पा रही। अब मुद्दा ये उठ सकता है कुछ लोग जेन्युइन हो सकते हैं। अब जेन्युइन कैसे हो सकते हैं मैम, वैसे टाइम क्या है एजीएम कराने का, कुछ बता सकती हूँ मैं, थोड़ा सा बताती हूँ, अभी सेक्शन नहीं पढ़ा रही, थोड़ा सा बताती हूँ। लो ये कहता है जैसे आपके फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा ना, उसके अगर पहली बार एजीएम कर रहे हो, सुनना ध्यान से, अगर पहली बार एजीएम कर रहे हो तो 9 मंथ्स है। अब 9 मंथ्स की बात अगर हम चेक करें तो हमें पहले फाइनेंशियल ईयर पता होना चाहिए, और फाइनेंशियल अगर मैं खाली ईयर की बात करूं तो ईयर इज डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेज एक्ट, लेकिन फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं इट इज डिफाइंड अंडर कंपनी एक्ट, एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट कम्स टू एंड ऑन 31 मार्च। 1956 में अकाउंटिंग ईयर था, लेकिन अब नए एक्ट में इन्होंने क्या डाला, फाइनेंशियल ईयर। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा आपका 31 मार्च को, 9 महीने काउंट कर लो, दिसंबर बैठता है, ठीक है। अगर पहली एजीएम कर रहे हो तो टाइम कितना है, दिसंबर। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है, अगर क्या है सब्सिक्वेंट एजीएम, तो टाइम है 6 मंथ। कितना है, अब मान के चलो कोई कंपनी 6 मंथ बैठ रही है सितंबर में जाके, 30 सितंबर इज द लास्ट डेट, ठीक है। 30 सितंबर तक मीटिंग नहीं कर पा रही, और जो वजह है ना वो जेन्युइन है, सफिशिएंट कॉज है। अब सफिशिएंट कॉज क्या हो सकते हैं, कि सफिशिएंट कॉज में भी हो सकता है कि कंपनी के जहां बुक्स ऑफ अकाउंट से वो सब डिस्ट्रॉय हो गए, आग लग गई, ये सफिशिएंट रीजन हो सकता है।
मे भी हो सकता है कंपनी में कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए, ये सफिशिएंट रीजन हो सकता है। इट मीन्स सफिशिएंट रीजन तो आप जानते ही हो, एज पर द लिमिटेशन एक्ट 1963 इट इज नॉट डिफाइंड। सफिशिएंट कॉज इज डिपेंड अपॉन केस टू केस। ऑडिटर की मृत्यु हो गई जी, मतलब क्या है, मतलब तुम्हारा ऑडिटर बाहर गया जी घूमने लंदन, अभी नहीं कर पाएंगे, दिस इज अ जेन्युइन रीजन? नो। सो एज पर डिसाइडेड केस, यहाँ पे कुछ मैं बता सकती हूँ, डिफाइन नहीं है। अब मुद्दा उठता है, मान के चलो अब हम दूसरी चीज देखते हैं, हमारा टाइम क्या था सब्सिक्वेंट एजीएम का, 6 मंथ, और 6 मंथ में नहीं कर पा रहे, तो दो बातें हैं, नहीं कर पा रहे तो क्या लग सकती है, पेनल्टी, यस और नो। अगर मीटिंग हमने नहीं करी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आपके हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सभी बच्चों की आवाज आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जानना चाहते हो कितनी रोज की है? आपकी सैलरी नहीं होगी उतनी, 1 महीने की 5,000 रुपए प्रतिदिन, और जब तक होगी तब तक आप एजीएम करना लो। तो आपने कहा डायरेक्टर साहब छोड़ो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, 1 महीने बाद देखेंगे जो कुछ होगा। तो ज्यादा नहीं, बस 1.5 लाख रुपए आपको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे। और डायरेक्टर बोलेगा ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरी 2 महीने की सैलरी कट हो गई, ज्यादा कुछ थोड़ी ना हुआ, 2 महीने ऐसी मौज लेना अब तुम, ठीक है। तो इधर तो कंपनी भगा देगी, उधर घर से बीवी भगा देगी, 2 महीने वही रहना, जहां सैलरी दे के आए ना वहीं मौज लेना तुम, क्योंकि उन्हें यकीन तो आएगा नहीं 2 महीने की सैलरी डिडक्ट हो गई, सोचेंगे या तो कहीं दे दिया, बस पैसा दे दिया कहीं, तो अब तुम वहीं जाओ जहां हो। तो इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली बात क्या है एज ए कंपनी सेक्रेटरी, कि मीटिंग आपकी ड्यू डेट पे हो जानी चाहिए। अब एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछ लिया ऐसी, मैम कोई तोड़ बताओ, मीटिंग नहीं कर पा रहे हम ड्यू डेट तक, कुछ ऐसा सॉल्यूशन बता दीजिए। सॉल्यूशन आसान है, आप क्या कर सकते हो, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन लगा सकते हो और आपको 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सकती है। कितने दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है? मुद्दा ये उठता है कि अगर ओरिजिनल टाइम है तो 6 महीने और एक्सटेंडेड टाइम है तो 9 महीने, मतलब दिसंबर तक तो आप किसी भी वजह से आपको मीटिंग करनी ही करनी पड़ेगी। दिसंबर से आगे तो आप जा ही नहीं सकते, दिसंबर से आगे तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि लॉ में एक रिक्वायरमेंट और बोली, उन्होंने कहा 6 महीने का टाइम तो है ही है, ये तो ये है कि कितने दिन में कर सकते हैं, पर उन्होंने कहा हर साल भी मीटिंग करनी है। अब साल जैसी पिक्चर में आया तो हम समझ गए कैलेंडर ईयर, तो हर साल की भी एक मीटिंग होनी चाहिए, मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर के बीच में एक मीटिंग हो जानी चाहिए। अब वो किस समय करनी है, समय भी डिफाइन किया, तो हर एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। एक रिक्वायरमेंट, टाइम क्या बताया इसमें, 6 महीने, एक्सटेंशन के बाद 9 महीने, 3 महीने से ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिल सकती। मीटिंग नहीं करी, पेनल्टी कितनी, 5,000 रुपए रोज, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 99। पेनल्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ मीटिंग नहीं हो सकती। इट मींस कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारी सेक्शन नंबर 99 है। अब अगली चीज आगे बढ़ जाते हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो हमें मीटिंग करानी है शेयर होल्डर्स को, लेकिन ऐसे तो हर एक शेयर होल्डर चल देगा जी मुझे मीटिंग करानी है डायरेक्ट। अब मीटिंग करानी है तो मीटिंग कराने की पावर किसके पास है? नो 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 नो, कंपनी में अगर मीटिंग करानी है जनरल मीटिंग, तो मीटिंग कराने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस और नो? तो मीटिंग कराने की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इट मीन शेयर होल्डर्स को इसके लिए इंफॉर्मेशन किसे देनी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कान पे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उन्होंने ये बात सुनी अनसुनी कर दी, सुनी क्या कर दी, अनसुनी कर दी शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, एज ए कंपनी सेक्रेटरीशिप स्टूडेंट आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सबसे अजीज बच्चा है कंपनी लॉ, है ना, तो बड़े शान से बड़ी शौकत से आप इसकी शादी करने वाले हो। इसकी विदाई है तारों की छांव में नहीं, दिन चाहे 2 लग जाए, लेकिन अच्छे से करेंगे। अब सुनो ध्यान से, इट मीन्स यहाँ पे मुद्दा क्या उठता है, हमने क्या बोला कि अगर इस तरीके की पावर सबको दे दी जाए तो फिर तो कोई भी डायरेक्टर को रोज बोलेगा, रोज उसका कुंडा बजा देगा, हाँ मीटिंग करवा देना, आज मीटिंग करवा देना, वो तो डायरेक्टर तो पागल ही हो जाएंगे। यस और नो? इट मीन्स ये पावर क्या हर किसी को मिलनी चाहिए या वोटिंग पावर्स या राइट्स के बेसिस पे होनी चाहिए? राइट्स के बेसिस पे पावर दी, एंटाइटलमेंट की कौन कौन एंटाइटल्ड है। अब पहले उन्होंने जाके किससे बोला, जल्दी बताइए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, वो चुप है। तो फिर ये पावर पहली किसकी थी? बीओडी की, लेकिन बीओडी ने मीटिंग प्रोसीड नहीं करी, उसका भी एक प्रॉपर टाइम दे रखा है
कि कितने दिन में आपको कंडक्ट करनी है, कितने दिन में आपको प्रोसीड करनी है, वो हम पढ़ेंगे। अगर नहीं करी तो 3 महीने उसके बाद अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग नहीं करी तो पावर चली जाएगी मेंबर्स के पास। सुनना ध्यान से, पावर किसके पास चली गई? मेंबर्स के पास। अब मीटिंग किसकी मर्जी से होगी? मेंबर्स की होगी। खर्चा हुआ होगा, कंपनी लॉ ने कहा कि ये जो खर्चा है ना, ये जितना भी खर्चा होगा ये उस डायरेक्टर्स की जिसकी वजह से ये नहीं हो पाई है उसकी सैलरी से कटेगा, और उस वाली से 197 198 वो भी आप पढ़ोगे अब आने वाले टाइम में। इट मींस वो रिम्बर्समेंट होगा, और किससे? जो डिफॉल्टर्स है, ना कि कंपनी से, क्योंकि कंपनी से अगर पैसा कटा तो खर्चे बढ़ जाएंगे, और खर्चे बढ़ जाएंगे तो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही प्रेशर आ रहा है, तो ये उससे लो भैया, वजह सिर्फ तुम हो, तो उनसे पैसा लेंगे। ये सारी बातें लिखी सेक्शन नंबर 100 में। सेक्शन 100 खत्म हो गया। अब मुद्दा उठता है कि जो नोटिस है, नोटिस में क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए? आपके हिसाब से नोटिस ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए? लेकिन आज हम डिजिटल इंडिया की बात कह रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है? ओके, यही बात इन्होंने कहा कि जो मीटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है और रिटन भी आप दे सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर हम नोटिस भेजेंगे तो वो क्या एड्रेस होना चाहिए? जो आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप उस पर भेज सकते हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये आता है कि नोटिस के अंदर क्या मेंशन होना चाहिए? नोटिस के अंदर मेंशन होना चाहिए डे, डेट, टाइम, वेन्यू। ये तो कंपनी एक्ट कहता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मीटिंग ऐसी जगह कर दी, वेन्यू वगैरह सब बताया, लेकिन लैंडमार्क शो नहीं किया। अब लैंडमार्क शो नहीं किया, लैंडमार्क समझते नहीं यार क्या मतलब? हाँ, लैंडमार्क की अगर बात करें, लैंडमार्क शो नहीं किया, अब गाड़ी के चक्कर इधर इधर इधर, विलेज टाउन भी बोला है ना, मान के चलिए गाजीपुर, यहाँ पे दिल्ली में एक जगह पड़ती है, गाजीपुर से आगे चल के एक बहुत गांव भी है। अब गांव में मीटिंग कंडक्ट कर दी पेड़ के नीचे, ठीक है। अब आप अपना स्कूटर लेके जा रहे हो या आप गाड़ी लेके जा रहे हो, अब जैसे जितनी तेज स्कूटर भगाए उतनी तेज गांव के कुत्ते दौड़े, ठीक है ना। अब छोटे मोटे बच्चे भी कह रहे मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। क्यों? अरे पापा पिछली बार गया था ना तो खाने पीने के आइटम मिले थे वहां पे, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। अब ये बात सुन रहा है बैठा हुआ कौन? एसएस, आईसीएसआई। आईसीएसआई ने कहा इसके ऊपर तो कोई ना कोई प्रोविजन बनना चाहिए। ये तो बच्चे तो खाने पीने में लगे रहते हैं, पापा उन्हें बुलाने में लगे रहते हैं, तो रिजोल्यूशन कौन पास करेगा? ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स पिक्चर में आए, और एसएस के तहत मीटिंग के दौरान किसी तरीके के गिफ्ट वाउचर्स डिस्ट्रीब्यूट करना बैन। एसएस ने ये बात बोली। दूसरी चीज, एसएस ने कहा आपने वेन्यू तो सेक्शन 101 के अंदर डाल दिया है, बट उसके अंदर लैंडमार्क भी होना जरूरी है। लैंडमार्क कैसे? जैसे गाजीपुर के पीछे मीटिंग कर रहे हैं तो कूड़े का ढेर इज एन लैंडमार्क, परफेक्ट लैंडमार्क। तो आप वो तो दूर से नजर आ जाएगा ना। आप चलो, अब कुछ बच्चों को बदबू सी आई तो अच्छी बातें कर लेते हैं। मान के चलिए सीपी में मीटिंग हो रही है, तो उन्होंने लैंडमार्क डाला एलआईसी बिल्डिंग, जनपद के बिल्कुल आगे। अब अच्छा लगा? हाँ, अब आपको अच्छा लगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं उन्होंने लैंडमार्क शो करना जरूरी है। ये बात किसने बोली? एसएस ने। Secretarial standards are not the substitute of Company Act, but secretarial standards are the supplement of Company Act. In case if there is any contradiction between two, then always prevail Company Act. Okay, are you got the point, everybody? And SS means what? Secretarial standards issued by the ICSI and they are incorporated under the Company Act. अब मुद्दा ये उठता है, मैम हम जनरल मीटिंग पढ़ रहे हैं तो ये कहीं बात लिखी होनी चाहिए ना। देखो, आज की क्लास मेरी वही बच्चा समझ सकता है जो बहुत सिंसियर है और जो कनेक्टिविटी जानता है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एक सेक्शन नहीं पढ़ा रही, इसीलिए मैंने सेफगार्ड करा था कि जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी तब आप इसे समझ पाओगे, क्योंकि लेवल थोड़ा अच्छा होता है। मुद्दा ये उठता है कि एसएस पिक्चर में कैसे घुस गया? हम तो पढ़ तो रहे थे सेक्शन नंबर 101, तो ये सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स कहां से आ गए? इनको किसी ने पावर दी होगी, और एक्ट के अंदर हम तभी एसएस की बात करते हैं जब इनको कहीं से पावर मिली हो। ये पावर मिली सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 के अंदर। उन्होंने लिख रखा है कि जितनी भी कंपनी है 118 में दी गई है, जितनी भी हम ढूंढना मत बेटा, मिलेगा नहीं तुम्हें। और शुरू के पेज पे अभी मत, मैं कह रही हूँ बुक मत खोलते रहो, तुम्हें कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। अब सुनो इधर, इट मीन सेक्शन अभी बाद में करूंगी आपसे बात, रुक जाओ वरना मैं भूल जाऊंगी क्या बताना है। सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 जो है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है, सेक्शन 118, ये तो पता है एजीएम का सेक्शन है, 122 तक एजीएम ही पढ़नी है, बात तो सबको पता है। उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जितनी भी कंपनीज होगी, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल द एसएस।
और एसएस भी कितने तरीके के ड्राफ्ट किए, SS1, SS2, SS3, SS4। SS1 SS1 किस पे लगता है? इसी तरीके से अभी पिक्चर में जो हमारा नया नया SS आया है वो है SS4। SS4 आया है आपकी बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर, SS3 आपका डिविडेंड पे, और SS1 SS2 तो दोनों हमें बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में पढ़ने ही हैं। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो SS पिक्चर में क्यों आए, क्योंकि सेक्शन 118 में इसकी पॉइंट लिखा हुआ है। Nowadays, as per the provision of section number 118 subsection 10, every company is required to compile the secretarial standard. And as per the provision of Company Act, it is the duty of company secretary. याद आया कोई सा सेक्शन? ड्यूटी कौन से सेक्शन में दे रखी है? इट मीन्स एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कि आपको एसएस कंपाइल करना है। समझ आया? अब 101 में हमने नोटिस की बात करी। अब देखो शेयर होल्डर को कुछ बातें तो पहले से ही पता है कि जैसे कि हर साल 4 काम होने ही होने हैं। अब मान के चलिए कोई 5वां काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? लॉ ने कहा अगर 5वां काम कुछ भी करोगे, इट मीन्स कोई भी स्पेशल काम करोगे, तो स्पेशल काम के लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हर वो पॉइंट खुल के बताना पड़ेगा जिससे किसी तरीके का भी राइट अफेक्ट हो रहा है शेयर होल्डर्स का। यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग इन द डिटेल मैनर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एंड सच एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज अनेक्स्ड विद द नोटिस। इट मींस सेक्शन नंबर 101 रीड विद सेक्शन नंबर 102। मैम कोई एग्जांपल देके बता दो ना प्लीज। मान के चलिए कोई कंपनी क्या एक्सप्लेन, अब वो पॉइंट आपको रटना नहीं है, वो आप अपने माइंड से लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कोई कंपनी डीवीआर इशू करना चाहती है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो डीवीआर इशू करने के लिए डीवीआर एक तरीके का पक्षपाती हो रहा है, यस और नो? डीवीआर बोले तो एक तरीके का क्या हो रहा है, पक्षपात हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मुद्दा ये उठता है कि जो डीवीआर इशू आएगा 5वां काम है या नहीं है? 4 काम ऐसे जो हर साल होने हैं। मैम एक बार थोड़ा सा बता दूंगी आप 4 काम, तो हम 5वें काम को पहचान पाएंगे, हमारी उससे जान पहचान हो जाएगी। एक बार उनसे रूबरू करा दो बेटा। 4 काम ऐसे हैं, एक तो है एडॉप्शन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन देयर रेम्यूनरेशन। 4 काम हर साल होने ही होने हैं। अब एक बच्चा कहने लगा मैम ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। बेटा अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स रीअपॉइंटमेंट, है ना? हाफ नॉलेज इज जस्ट लाइक अ मर्डर। ओके, इट मींस अपॉइंटमेंट में किसको कवर कर दिया? रीअपॉइंटमेंट। समझ में आई? तो 4 काम ऐसे जो हर साल होने ही होने हैं। ओके, अब मुद्दा उठता है 5वां काम। मैंने पॉइंट बोला, जैसे ही मैंने पॉइंट बोला आपको समझना है यहाँ पे ये स्पेशल बिजनेस है या ऑर्डिनरी? बताओ कौन सा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस है। नोटिस दोगे, मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग करानी पड़ेगी, चेक करो एजीएम करानी है, ईजीएम। एजीएम अगर हो रही है तो उसमें मेंशन कर देंगे, अगर हो चुकी है तो क्या कराओगे? नोटिस तो देना पड़ेगा। अब नोटिस के साथ क्या देना पड़ेगा? इट मींस हर एजीएम का जो नोटिस जाएगा उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो जाना ही जाना है। समझने वाले बच्चे समझ गए कि जितनी भी एजीएम होगी उसके साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट तो क्यों? क्योंकि ईजीएम में डिस्कस ही स्पेशल बिजनेस होगा, एंड स्पेशल बिजनेस तो बोले तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब डीवीआर का मुद्दा उठ रहा है तो हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या बातें बताएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, क्या विद इन 26% की लिमिट में है, क्या वोटिंग राइट्स दे रहे हो, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर लॉक इन वगैरह के प्रोविजन है तो क्या रखोगे, उसके साथ डाइल्यूटेड ईपीएस क्या रहेगा। ये सारी बातें आपको कहां पे मेंशन करनी पड़ेंगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या लिखना, कोई पॉइंट दे देंगे, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स दे दिया, डीवीआर दे दिया, नेम चेंज दे दिया, तो आप लिख सकते हो ना। ये आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमें कभी भी सेक्शन नंबर 101 पढ़ना है तो 101 किसके साथ पढ़ना है? हमेशा 102। या बोल सकते हैं जब भी कभी 102 पढ़ना है तो किसके साथ पढ़ना है? 101। गॉट द पॉइंट? इट मीन्स अब हमने कहा अब चलो जनरल मीटिंग कर ही लेते हैं। तो जनरल मीटिंग करेंगे तो कौन कौन से रिजोल्यूशंस पास होंगे? या तो ऑर्डिनरी या फिर स्पेशल। और वो कौन से सेक्शन के अंदर पॉइंट लिखा था? सेक्शन नंबर 114, 114। ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि अगर हम खुद नहीं जा पा रहे तो हमारी जगह कौन जा सकता है? प्रॉक्सी जा सकता है। गॉट द पॉइंट? अब ये भी पॉइंट सामने आता है कि एक आदमी कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है ना? कि एक पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम कितने लोगों का प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है? 50 से ज्यादा के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट।
अब मीटिंग करने का तरीका देखो। अच्छा, रिजोल्यूशन कौन कौन से पास होने, प्लीज तरीका समझ लेते हैं। एक होता है हाथ उठा के और एक होता है पोल से, मतलब दो नाम दिए, बाय शो ऑफ हैंड्स एंड पोल। शो ऑफ हैंड्स में एक आदमी एक वोट, और शो ऑफ हैंड्स में जितनी पावर उतनी वोट। सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, दो बातें बोली ना, दो बातें क्या क्या बोली, एक शो ऑफ हैंड्स है, एक पोल है। शो ऑफ हैंड्स में एक आदमी, वन मेंबर वन वोट। इन केस ऑफ पोल, प्रॉक्सी, जैसे ही अंदर मीटिंग हो रही थी, प्रॉक्सी से पहले समझा के भेजा, प्रॉक्सी सुनते रही, डिसेबिलिटी है क्या, कुछ बोल मत जाना, बोलेगा नहीं, और हाँ हाथ भी मत उठा देना। इट मीन्स हाथ भी मत उठा देना, मैंने समझे ना मैंने क्या कहा, हाथ भी, इट मीन्स प्रॉक्सी हैविंग नो राइट्स टू गिव द वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, आने जाने की बात तो हमने क्लियर कर ली थी, अगर मेंबर आ गया तो क्या होगा और चला गया तो क्या होगा, वो तो प्रोविजन एकदम क्लियर है। उसी के साथ मुद्दा ये उठता है, मैम आप एक बात बताओ, मान के चलिए कोई एक ऐसा काम है जो हमें पोल के थ्रू करना है। पोल में क्या होता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा वोटिंग राइट्स होंगी उसकी उतनी ज्यादा वोट होगी, और कोई काम ऐसा है जो हमें पोल से करना है, तो मीटिंग को मैनेज करने के लिए कोई होना चाहिए, यस और नो। और मीटिंग को जो मैनेज करता है उसे बोलते हैं चेयरमैन। क्या बोलते हैं, चेयरमैन, जो कि बोलेगा रिजोल्यूशन पास्ड या रिजोल्यूशन नॉट पास्ड, ठीक है। अब यहां पे मुद्दा ये उठता है कि जो चेयरमैन होगा, कौन होगा, चेयरमैन होगा, इसको अपॉइंट करना है, तो अपॉइंट करना है हमें पोल से। अब इस बात को वही बच्चा समझ पाएगा जो पूरा ब्लूटूथ कनेक्ट है, पूरी रेंज आ रही है इसके पास, जिसके थोड़े बहुत नेटवर्क आ रहे हैं वो नहीं समझ पाएगा, मैं पहली बता रही हूं। हमें अपॉइंट करना है क्या, चेयरमैन, बट मेंबर्स बोल रहे हैं हम तो पोल से करेंगे, हम तो नहीं कर रहे शो ऑफ हैंड से। क्या बोला मैंने कि हम कैसे अपॉइंट करेंगे, भैया एक बात बताओ, पहले तो शो ऑफ हैंड से चेयरमैन अपॉइंट कर लो, उसके बाद ही तो पोल कर पाओगे। तो जब तक पोल का डिसीजन नहीं आता तब तक चेयरमैन कैसे अपॉइंट करोगे, शो ऑफ हैंड से। अब ये बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आई होगी, गारंटी है। कितने बच्चों को समझ नहीं आई, हाथ उठाओ। शो ऑफ हैंड, पहले कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा, तो पहले जब तक पोल का डिसीजन नहीं आता तो काम कैसे कर लिया जाएगा, शो ऑफ हैंड। और प्रॉक्सी को क्या बोलते, तू चुप रहना, तो हाथ मत उठा देना, क्यों, क्योंकि उसकी क्या है, बट राइट क्या होगा, पोल के थ्रू वोट एक्सरसाइज कर सकता है। समझ आई, इतनी बात क्लियर होगी। अब हमने कहा कि चलो मीटिंग हो गई, हमारा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी चला गया, हमारे चेयरमैन की बात हो गई, हमने प्रॉक्सी की भी बात कर ली। अब ये कह रहे हैं कि देखो, एक मेंबर था, जैसी नोटिस पहुंचा तुरंत दौड़ा दौड़ा मीटिंग में आया, कहने लगा मैं भी मीटिंग में वोट डालूंगा। उधर वहां पे लोग बैठे थे, इधर आ इधर आ, जब तुझसे कॉल मांगी थी तब तूने पैसे दिए नहीं, वोटिंग राइट खत्म। इट मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। कब रेस्ट्रिक्ट किया, अगर कॉल का डिफॉल्टर है तो उसे वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा। बस ये बात मैंने नॉर्मल तरीके से बता दी, और लॉ मेकर ने थोड़े तहजीब से लिखी है और उसका सेक्शन वेक्शन दे दिया, सेक्शन नंबर 106। 96 में हमने पढ़े प्रोविजंस, 97 में हमने कहा ट्राइब्यूनल के पास पावर आ जाएगी, 98 के अंदर पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल अदर मीटिंग्स, 99 में पेनल्टी है, 100 के अंदर देखो मत, कुछ भी किताब मत देखना, आपका ब्रेक है एक तरीके से। आपका जब तक मैं इसका बेसिक नहीं बता देती एजीएम का, तब तक आपको पेन उठाना ही नहीं है, पेन डाउन स्ट्राइक है आपकी, आपको किताब भी नहीं देखनी, आपको बस मुझे सुनना है कुछ देर। अगर आपने मुझे सुन लिया तो चैप्टर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको समझाना। इट मीन्स हमने कहा कि पेनल्टी भी लग चुकी, ईजीएम की भी बात हमने कर ली, हमने नोटिस भी दे दिया, हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात कर ली, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बाद हमने चेयरमैन की बात करी, चेयरमैन के बाद हमने फिर प्रॉक्सी की तो पहले ही कर ली थी, फिर हमने उसके बाद रेस्ट्रिक्शन कर दिया। वोटिंग हमें पता ही है कैसे होती है, शो ऑफ हैंड्स 107। अच्छा, आज आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट से नहीं पढ़ोगे, इट मीन्स आप जो वोट एक्सरसाइज कर सकते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कर सकते हैं। उसका पूरा एक रूल में प्रोसीजर दे रखा है कि किस किस तरीके से आप वोट एक्सरसाइज कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, कुछ काम ऐसे हैं जहां पे सबका आना जरूरी है। अगर सारे मेंबर्स आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर सारे मेंबर्स नहीं आ रहे तो ऐसा डिसीजन कंपनी लेने जा रही है जो कि सभी की प्रेजेंस होना अनिवार्य है। हाउ इट्स कम पॉसिबल कि जितने मेंबर्स कंपनी के अंदर हैं सभी को क्या दे दिया जाए, नोटिस दे दिया जाए और सभी मेंबर प्रेजेंट हो।
यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा, एक काम करते हैं, इन्वॉल्वमेंट रखते हैं 100%, और वो ऐसे पॉसिबल है नहीं। मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे। मान के चलो वोट डालने की बात है, हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वोट डालने जा ही नहीं पाते, जिम्मेदारी होती है तो वोट डालने नहीं जा पाते। कारण क्या है? वजह है समय, बूथ पे जाना पड़ता है। कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो नहीं जा पाते क्योंकि पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, कंडीशन ज़्यादा खराब होती है, तो अब रिस्क थोड़ी ना लेंगे घर वाले। बट कुछ जिद्दी होते हैं कि मैं यहाँ बैठ के जाऊँगा, लेकिन मुझे तो वोट डालनी है, मेरी एक वोट कीमती है। अब इस तरीके की दिक्कत, कुछ ऐसे होते हैं उस समय बीमार होते हैं, कुछ ऐसे किसी का बर्थडे है तो वो बर्थडे मनाएगा यहाँ, और 4-5 छुट्टियां आ गई एक साथ, और 5 छुट्टी है मान के चलो, दिल्ली वाले लोग, और 5 छुट्टी, मतलब समझ रहे हो, शिमला मनाली ऊटी पूटी सबको ब्लॉक कर देंगे आज हम, 5 छुट्टी में दिल्ली साफ। वो तो सैटरडे का वेट करते हैं, जैसे शनिवार आते हैं, शनिवार राती नींद मुझे नहीं आती, वो तो बस यही वेट करते कैसे सैटरडे संडे आए और कैसे दूसरी जगह जाके जाम लगाए। उनकी क्या गलती विचार होगी? दिल्ली पूरे रोज हर रोज जाम रहती है, अब हम दूसरी जगह जाके जाम लगाते हैं। तो चाहे आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, आगरा चले जाओ, इवन मनाली पहुंच जाओ, मतलब हिम्मत देखो, 2 दिन में मनाली पहुंच जाते हैं और वापस भी आ रहे हो, मंडे ज्वाइन भी कर लेते हैं। फिर मंडे को थोड़ा उदास रहते हैं, नींद में ही रहते हैं मंडे को, तो ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे आते फिर जोश आ जाता है। ठीक है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये नेचर है, करे भी क्या, घूमने जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या मुद्दा उठाया था, यहाँ पे क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम? यहाँ पे बात कर रहे थे कि 100% इन्वॉल्वमेंट मेंबर्स का इज़ अ वेरी टफ टास्क। तो इसके लिए एक प्रोसीजर तो होना चाहिए ना। इनको राइट दिया कि आप वोट डाल सकते हो घर बैठ के, और डाकिया डाक लाया, क्या बोला मैंने? डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, और पोस्टल बैलेट अपने साथ लाया। इट मीन्स वहां पे ये पोस्टल बैलेट लेके आएगा डाकिया। यहाँ कोई राखी नहीं आ रही है, या आपकी कोई चिट्ठी नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है? पोस्टल बैलेट। अब जैसे घंटी बजी होगी टन 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 टन, छोटे बच्चे ने पार्सल रिसीव किया तो बोले गिफ्ट आया गिफ्ट आया गिफ्ट आया, है ना, उसके अंदर क्या होता है? पोस्टल बैलेट। व्हाट डू मीन बाय पोस्ट? मीन्स डाक से, बैलेट मीन्स चुनाव। आप अपने घर बैठ के चुन सकते हो कि आपको क्या करना है। अब मुद्दा ये उठता है, ये काम कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे काम स्पेसिफाई किए एक्ट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसमें आपको पोस्टल बैलेट से ही करने हैं। एग्जाम का क्वेश्चन, कुछ ऐसे काम डिफाइन कर दिए जो सिर्फ किससे होने हैं? इट मीन्स वो ऐसे काम है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डीवीआर इशू लाना, पक्षपात हो रहा है ना, रिजोल्यूशन पास होगा, लेकिन कैसे होगा? पोस्टल बैलेट से। रजिस्टर्ड ऑफिस ही उड़ा दीजिए आपने, यहां से वहां पहुंच गए, तो किससे होगा? पोस्टल बैलेट से। आप अपनी अंडरटेकिंग सेल आउट कर रहे हो, कैसे होगा? पोस्टल बैलेट से। मर्जर कर रहे हो, क्या होगा? पोस्टल बैलेट से। तो कुछ ऐसे काम है जो किसके थ्रू होंगे? पोस्टल बैलेट, विद लॉजिक, विद रीजनिंग। मैंने आपको बात बताई, ठीक है, क्लियर होगी? तो इट मीन्स पोस्टल बैलेट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और पोस्टल बैलेट आपके यहाँ पे, अगर आपने सारे सेक्शंस प्रॉपर तरीके से लिखे होंगे, तो सेक्शन नंबर 110 पोस्टल बैलेट उसमें दे रखा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कुछ मेंबर्स को आपत्ति होती है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो उस केस में वो चाहते हैं कि मैं भी रिजोल्यूशन पास कराऊंगा। हर रोज तुम अपनी मर्जी से रिजोल्यूशन पास करते हैं। बात कौन बोल रहे हैं? मेंबर। और वो कह रहे हैं मेरे हिसाब से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, डायरेक्टर को बोल रहे हैं। तो डायरेक्टर बोलेंगे पहले ये बता, एंटाइटल्ड है? यहाँ पे एंटाइटलमेंट कौन सा चेक करोगे? ईजीएम वाला। कनेक्ट कर रही हूं मैं, आपको कहीं लिखा नहीं है, आप ईजीएम से कनेक्ट करोगे। एंटाइटलमेंट कौन सा है? जो ईजीएम कंडक्ट करवाई थी। समझ आया? किसने? मेंबर्स ने। किससे बोला था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। वही यहाँ पे एंटाइटलमेंट होगा। और लेकिन ये बात अगर मीटिंग होनी है तो उससे पहले बताओगे, उसी दिन जाके बोलेगा कि नहीं नहीं मेरा रिजोल्यूशन पास होना है, पहले कि मेरे मुद्दे पे भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये काम मेरी मर्जी से होना चाहिए। तो अगर ऐसा रिजोल्यूशन सर्कुलर करना चाहते हो तो उसके लिए प्रावधान होने चाहिए कि कितने दिन पहले रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप सबमिट करोगे। तो 21 दिन से पहले तो होना ही चाहिए, क्यों? 21 दिन में नोटिस चला जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे जो डेफेमेटरी मुद्दे उठा के बैठ गए। डेफोमेशन मतलब किसी के बारे में अफवाह उड़ाना, कह रहे डायरेक्टर निकम्मा है, निकम्मा है, निकम्मे, निकालो निकालो, ठीक है ना। अगर डेफोमेटरी मुद्दे हैं तो कंपनी पता है गवर्नमेंट से बोलेगी देखो ये इरिटेट कर रहा है, विदाउट एनी रीजन डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आप छोड़ो इसे, इसकी बात पे ध्यान मत दो, छोड़ दो इसे छोड़ दो, इट मीन्स अगर ऐसा मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे को सर्कुलेट नहीं किया जाएगा।
क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारा सेक्शन अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 111 है। मैं यहां पे दिखा देती हूं आपको, सेक्शन नंबर 111 है, सर्कुलर्स ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। अब एक और बात सुनिए, अगली बात सुनिए, जो शेयर्स होल्ड कर रखे हैं ना, वो प्रेसिडेंट ने कर रखे हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने। बताइए क्या वो खुद जाएंगे? गवर्नर ने कर रखे हैं, क्या वो खुद जाएंगे? आईपीसी के अंदर भी स्पेशल स्टेटस है उनका, अगर आपको याद हो तो। मैम इतने एक्ट पढ़ते हैं हम, हाँ हमें एक्ट के नाम नहीं पता, पूछ के देख लो, एक्ट के नाम भूल जाते हैं हम। आप सेक्शन की बात कर रहे हो, तो आईपीसी के अंदर भी इन्हें क्या मिला है? स्पेशल स्टेटस मिला है। इनके खिलाफ जब तक व्यक्ति को स्टेटस नहीं है, व्यक्ति की पोजीशन को स्टेटस है, ठीक है। इट मींस अगर इन लोगों ने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वोट कैसे डाली जाएगी? वोट डालने कैसे जाएंगे? तो क्या प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे? कितने बच्चे कहते हैं प्रॉक्सी अपॉइंट हो जाएगा? हाथ ऐसे तुम शर्मा शर्मा के हाथ उठाते हो, जो मन में बोला करो ना। वो खुद नहीं, अपना एक पर्सन अपॉइंट करेंगे, एंड जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो बिल्कुल मेंबर जैसा होगा। तो क्या वो पर्सन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है? प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना। फिर दोबारा से मैं अपनी बात वापस ले रही हूँ, वापसी बैक गियर लगा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि अगर कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट है, उन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, एंटाइटल टू वोट है, बट क्या वो खुद जाएंगे मीटिंग में? नो। तो क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट करेंगे? नो, क्योंकि प्रॉक्सी की डिसेबिलिटीज होती हैं। ध्यान दो ना, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। तो इट मींस डिसेबिलिटी तो शेयर, ये तो कभी जा ही नहीं सकते, तो बहुत सारे काम तो ये कर ही नहीं पाएंगे इनडायरेक्टली भी। प्रॉक्सी किसके लिए है? जो खुद कभी ना कभी जा सकते हैं, बट ये तो इनको तो कहीं ना कहीं स्पेशल दर्जा मिला है, तो ये अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, एंड रिप्रेजेंटेटिव हैविंग द सेम राइट एज ए मेंबर, representative having a same right as a member, and that particular member having a right to appoint proxy. Got the point? तो डायरेक्ट प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं हो सकता। सेम एज यूजुअल बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट में कैसे करोगे? बॉडी कॉर्पोरेट प्रॉक्सी अपॉइंट करोगे? हाँ बताया तो बेटा मैंने। अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे? बॉडी कॉर्पोरेट की। तो बॉडी कॉर्पोरेट में प्रॉक्सी अपॉइंट हो सकता है? नो, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की कॉमन सील कभी ना कभी जाएगी मीटिंग अटेंड करने। कॉमन सील दौड़ रही है कि मैं भी नहीं ना, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट का अपना कोई अस्तित्व, इसीलिए उनके बिहाफ पे भी रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड मीटिंग होगी, वहां पे ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जिसको इस काम के लिए भेजा जाएगा। तो सेम प्रोविजन दोनों के लिए होगी। किस किस के लिए? बॉडी कॉर्पोरेट एंड प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। उसी के साथ साथ 112 और 113 सेक्शन दोनों इसी के ही हैं। अब आप देख लो, 114 क्या था? OR एंड SR। 115 क्या है? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अब एक बात बताओ, ऑडिटर साहब को, इज्जत की बात आ गई अब यहाँ, ऑडिटर साहब को अपॉइंट किया था, डायरेक्टर को अपॉइंट किया था 3 साल के लिए, टर्म से पहले हटा रहे हो, मतलब जो टर्म था उनका उससे पहले निकालना चाहते हो, स्पेशल नोटिस आएगा ना इसके लिए, और उनको अपनी बात कहने का क्या दिया जाएगा? पूरा मौका दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इट मीन्स कहीं ना कहीं इनको क्या दिया जाता है? पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि ये अपने पक्ष में क्या बात कहना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ है एडजर्न मीटिंग में, मैम ये तो आपने कभी बताया नहीं एडजर्न मीटिंग क्या होती है। अगर एडजर्न मीटिंग की हम बात करें, जनरल मीटिंग थी, कोरम बनी नहीं, कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। प्लीज मेरी बात पे ध्यान देना। अब मैं जो शब्द बोल रही हूँ ना, उस शब्द को जिसने पकड़ लिया टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड। अब देखना मैं क्या बोल रही हूँ। व्हाट डू मीन बाय कोरम? कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। क्वेश्चन जिससे पूछूं आंसर वही देगा, आइदर प्रॉक्सी, जिससे पूछूं वही, और कोई नहीं बोलेगा। किसी ने बोला ना उसे एजीएम की कसम है, आज सारा भूल जाएगा वो। इट मीन सुनिए, क्या प्रॉक्सी अलाउड होगा कोरम के लिए? कोरम में काउंट होगा प्रॉक्सी? कसम चढ़ी थी ना, सब भूल गए, चढ़ी थी सब एजीएम भूल जाएंगे, ध्यान रखना। फिर दोबारा से, अब तुमने लीक तो कर दिया वैसे, बट तुम सही नहीं थे, सुनो दोबारा से। मैंने क्या बोला? व्हाट डू मीन बाय कोरम? कोरम मींस मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। दूसरा सुनिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। आइदर प्रॉक्सी इज अलाउड टू काउंटेड इन द कोरम। बताओ। यस, ओके, यस यस, हाँ पीछे, हाँ, इधर नो,
लाइन पे ध्यान पे, आप शब्द पे ध्यान नहीं देते। शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द की मोल न भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। जानते हो ना इस बात को? क्या बोलते हैं? शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव, एक शब्द मरहम करे और एक शब्द करे घाव। यहां पे मैंने क्या बोला था? प्रॉक्सी मीन्स, कोरम मीन्स व्हाट? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट। बस इसी पे तो आंसर था। हाँ, इसी चीज के तो पैसे नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक और डिसेबिलिटी हमारे सामने आई, किसकी? प्रॉक्सी की, कि प्रॉक्सी को कोरम में काउंट। अब मुद्दा उठा था एडजॉर्न मीटिंग का, पहुंचे कहाँ? पहुंचे कहाँ? कोरम पे, और कोरम से कहाँ पहुंचे? प्रॉक्सी से, और प्रॉक्सी से फिर वापस कहाँ है? एडजॉर्न मीटिंग में। इट मीन्स अगर कोरम प्रेजेंट नहीं होती तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी। अब मैम एक बात बताओ, कोरम कितनी देर चेक करनी है? मीटिंग का जो टाइम है उसके आधे घंटे तक चेक करनी है। अगर आधे घंटे में फॉर्म नहीं हो रही तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। अच्छा मैम एक बात और बताओ, तो कोरम क्या पूरे टाइम पे ही होनी चाहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक? कुछ बच्चे हमारी क्लास में ऐसे होते हैं बीच में आफ्टरनून में चले जाते हैं, तो मैम उनके लिए क्या होगा? एसएस बोलता है थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, कंपनी एक्ट बोलता है नहीं। आगे पढ़ेंगे हम चल के, ठीक है। अब एडजर्न मीटिंग हो गई। एडजर्न मीटिंग क्यों हो गई? क्योंकि रिजोल्यूशन पास नहीं हो पाया। अब कब होगी जी? अगले सप्ताह मिलेंगे इसी समय इसी जगह, स्टे ट्यूनिंग, ठीक है। अब अगले सप्ताह भी नहीं हो पाई, अगले सप्ताह फिर इकट्ठे हुए। अब ये जो अगले सप्ताह की बात करी, तो क्या जगह अलग हो सकती है? जगह अलग भी हो सकती है, बट विद इन सिटी टाउन विलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब अगले सप्ताह अगर मान के चलो मैम कोई ऐसा डे पड़ गया जो नेशनल हॉलीडे, तो मैम क्या होगा? अब मैम अगर मान के चलो अगले सप्ताह नहीं कर पा रहे, हमें बाद में करनी है, तो नोटिस देना पड़ेगा कम से कम 2 दिन पहले। अब 21 दिन का प्रोविजन तो है नहीं, तो मैम वो नोटिस हम घर घर देने जाएंगे? हर हर मोदी घर घर मोदी, नो नो, जस्ट टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर, तो उससे पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाएगा, ठीक है। अब मुद्दा ये उठता है कि जो रिजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में पास हुआ उसकी इफेक्टिव डेट एडजर्न मीटिंग से होगी या ओरिजिनल मीटिंग से होगी? कौन कहता है ओरिजिनल, कौन कहता है एडजर्न? एडजर्न मीटिंग वाले दिन, जिस दिन एक्चुअली रिजोल्यूशन पास होगा उस दिन इफेक्टिव डेट होगी। क्यों मानी जाएगी? ये थोड़ी तुम कुछ भी मान लोगे, ऐसे नहीं होता बेटा। इट मीन्स जो इफेक्टिव डेट होगी वो किस दिन होगी? जिस दिन आपकी एडजर्न मीटिंग हुई। ये हमारा सेक्शन नंबर है कौन सा? 116। अब आपने एक बात सुनी होगी, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे, जब जब एसआर पास होगा तब तब एमजीटी 14 फाइल होगा। वही बात लिखी है, आज सामने आया, शक्ल दिखिए इसकी। सेक्शन नंबर 117। 118 कहता मिनट्स, मिनट्स इज अ समरी ऑफ होल जनरल मीटिंग that is to be maintained at the registered office of company। और इस चीज का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कंपनी सेक्रेटरी को, धन्य हैं आप। इट मीन्स अगली बात करें 119 इंस्पेक्शन, 120 इलेक्ट्रॉनिक मोड, 121 रिपोर्टिंग ऑन एनुअल जनरल मीटिंग, एंड 122 कहता है ओपीसी का सेक्शन है, वो कह रहा है देखो कई जगह तो ऐसे भी लिखा हुआ है जैसे ओपीसी कन्वर्ट करनी है हमें, तो वहां पे रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी में या एलएलपी में। तो मैम एक बात बताओ, एक ही मेंबर है तो रिजोल्यूशन कैसे पास होगा? तो यहाँ पे 122 कहता है कि अगर एजीएम की प्रोविजंस उस पे लगते नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही मेंबर होता है। अगर वो सिंगल मेंबर लिख देगा और मिनट्स में मेंशन कर देगा तो मान लिया जाएगा रिजोल्यूशन पास। ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 122, और उसी के साथ आपकी एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हो जाती है। ये टोटल सेक्शंस हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं, डीप में पढ़ने हैं। पूरा का पूरा एनुअल जनरल मीटिंग वैसे मैंने आपको रूबरू करा दिया है, मतलब ओवरव्यू आपको दे दिया है, कनेक्ट कर दिया सेक्शन से, ठीक है। अब हम एक लंच ब्रेक लेंगे, ओनली 15 मिनट्स। शार्प 1:30 अगेन हमारी क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी, और अब जब तक चलेगी तब तक हमारी एजीएम कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।